शायद सिकंदर ही इतिहास का वो पहला राजा था जिसने पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब देखा। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वह अपनी विशाल सेना के साथ मैसेडोनिया से मिस्र, सीरिया, बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान, ईरान और वर्तमान पाकिस्तान को रौंदते हुए व्यास नदी पर आकर रुक गया। अब उसकी निगाहें भारत को जीतने का ख्वाब देख रही थी। इतिहास में भले ही यह पढ़ाया जाता हो कि सिकंदर की सेना लगातार युद्ध करके थक चुकी थी और आगे और युद्ध लड़ना नहीं चाहती थी। इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है, परंतु असली वजह तो यह थी कि व्यास नदी के आगे भारत की बड़ी बड़ी सेनाओं वाले राजा और महान योद्धाओं ने उसकी एक न चलने दी और उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया। सिकंदर के विजय अभियानों के दौरान उसके इतिहासकार हमेशा उसके साथ रहते थे, जो उसकी सफलताओं को बढ़ा चढ़ा कर लिखते और उसके अत्याचारों को छुपा देते। अपने भाइयों को मारकर बना था राजा। सिकंदर का जन्म ईसा के जन्म के 356 साल पहले ग्रीक देश के मकदूनिया में हुआ था। उसका पिता फिलिप मकदूनिया का राजा था, जिसने कई शादियां की थी। 336 ईसा पूर्व में जब सिकंदर मात्र 19-20 साल का था तो उसके पिता फिलिप की हत्या कर दी गई। ऐसा भी कहा जाता है कि सिकंदर की मां ओलंपिया ने ही जहर देकर अपने पति की हत्या करवाई थी। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात सिकंदर ने राजगद्दी पाने के लिए अपने सौतेले और चचेरे भाइयों का कत्ल कर दिया और मकदूनिया का राजा बन गया। अरस्तु ने दिखाया था दुनिया जीतने का सपना। सिकंदर का गुरु अरस्तु था, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध और महान दार्शनिक थे। सिकंदर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को निखारने का काम अरस्तु ने ही किया था। कई इतिहासकार मानते हैं कि वह अरस्तु ही था जिसने सिकंदर के मन में पूरी दुनिया को जीतने का सपना जगाया। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिकंदर के विजय अभियानों के दौरान अरस्तु का भतीजा कलास्तेनीज भी एक सेनापति के रूप में सिकंदर के साथ गया था। ऐसे की थी अपने विजय अभियानों की शुरुआत। सिकंदर ने सबसे पहले मकदूनिया के आसपास के राज्यों को जीतना शुरू किया। मकदूनिया के आसपास के राज्यों को जीतने के बाद उसने एशिया माइनर अर्थात आधुनिक तुर्की की तरफ कूच किया। तुर्की को फतेह करने के बाद सिकंदर ने विशाल फारस साम्राज्य पर अपनी जीत का झंडा लहरा दिया। फारस साम्राज्य मिस्र, ईरान से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक फैला हुआ था। उल्लेखनीय है कि फारस साम्राज्य सिकंदर के अपने साम्राज्य से लगभग 40 गुना ज्यादा बड़ा साम्राज्य था। फारसी साम्राज्य का राजा शाह दारा था, जिसे सिकंदर ने अलग अलग 3 युद्धों में हराकर उसके साम्राज्य पर अपना अधिकार कायम कर दिया। परंतु शाह दारा ने सिकंदर से संधि कर ली और अपनी पुत्री रुखसाना का विवाह उससे करवा दिया। फारस साम्राज्य को जीतने में सिकंदर को करीब 10 साल लग गए। इस महान विजय के बाद उसने बहुत ही भव्य जुलूस निकलवाया और अपने आप को विश्व विजेता कहलवाना शुरू कर दिया, क्योंकि फारस को जीतकर वह उस तमाम भूमि के 60% हिस्से को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक लोगों को थी। सिकंदर का युद्ध कौशल। यह सिकंदर की योग्यता का ही परिणाम था कि उसकी छोटी सी सेना बड़ी बड़ी सेनाओं को मात दे दिया करती थी। सिकंदर की युद्ध रणनीतियों को आज भी यूरोप की किताबों में पढ़ाया जाता है। कई ऐसे मौकों पर जब सिकंदर की सेना युद्ध में कमजोर पड़ती दिखती तो सिकंदर खुद आगे होकर युद्ध लड़ता, जिससे उसकी सेना का मनोबल बढ़ जाता। सिकंदर की यवन सेना उसे अपना देवता मानती थी। सिकंदर का भारत पर हमला। ईरान में अपनी विजय पताका लहराकर सिकंदर ने साल 326 ईसा पूर्व भारत पर हमला किया। उस समय भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। भारत में सिकंदर का सामना सबसे पहले तक्षशिला के राजकुमार आम्बी से हुआ। आम्बी ने शीघ्र ही सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और सिकंदर को सहायता देने का वचन किया। सिकंदर आम्बी द्वारा भेंट दी गई बेशुमार दौलत को देखकर दंग रह गया। वह सोच में पड़ गया कि अगर भारत के एक छोटे से राज्य के पास इतनी धन संपदा है तो पूरे भारत में कितनी होगी। भारत के अकूत खजाने को देखकर उसे भारत जीतने की इच्छा और बढ़ गई। सिकंदर और पोरस का युद्ध। सिकंदर का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध
झेलम नदी के तट पर राजा पुरु या पोरस से हुआ था। इस युद्ध को पितस्ता का युद्ध या हाइडे स्पेस का युद्ध भी कहा जाता है। महाराजा पुरु सिंध पंजाब सहित एक बड़े भूभाग के स्वामी थे और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। सिकंदर की सेना को झेलम नदी पार करके पोरस से युद्ध करना था, परंतु वर्षा के मौसम के कारण नदी में बाढ़ आई हुई थी और नदी को पार करना बहुत ही मुश्किल था। पर रात में किसी तरह यवन सेना नदी के पार पहुंच गई। नदी के उस पार राजा पुरु भी अपनी 30,000 की पैदल सेना, 4,000 घुड़सवार, 300 रथ और 200 हाथियों की महासेना के साथ सिकंदर के स्वागत के लिए खड़े थे। सिकंदर ने महाराजा पोरस के पास एक संदेश भिजवाया, जिसमें पोरस को अधीनता स्वीकार करने को कहा गया, पर पोरस ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। राजा पुरु, जिसे यवनी स्वयं 7 फुट से ऊपर का बताते हैं, अपनी शक्तिशाली सेना के साथ यवन सेना पर टूट पड़े। पोरस के हाथियों की सेना ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से संहार किया, उससे सिकंदर और उसके यवन सरदार घबरा गए। युद्ध के पहले ही दिन सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना का मनोबल टूट गया। सिकंदर ने भी अनुभव किया कि वो पोरस को नहीं हरा पाएगा और लड़ाई आगे जारी रखना उसके लिए एक नुकसान का सौदा होगा। अतः उसने पोरस को युद्ध रोकने का प्रस्ताव भेजा, जिसे पोरस ने स्वीकार कर लिया। दोनों पक्षों में संधि हुई, जिसके अनुसार पोरस और सिकंदर आगे आने वाले सभी युद्धों में एक साथ रहेंगे और बदले में जीते हुए राज्यों पर राजा पोरस शासन करेगा। सिकंदर के हौसले हुए पस्त। पोरस से युद्ध के बाद सिकंदर की सेना कई छोटे छोटे राजाओं की सेनाओं से लड़ी, जिनको कुचलकर यवन सेना व्यास नदी तक ही पहुंच पाई थी और उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। उन्होंने सुन रखा था कि व्यास नदी के पार नंदवंशी राजा के पास 20,000 घुड़सवार सैनिक, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,004 घोड़े वाले रथ और लगभग 6,000 हाथी थे। इतनी विशाल सेना के बारे में सुनकर वह घबरा गए। पंजाब में उन्हें जिस विरोध का सामना करना पड़ा, उससे उन्हें ज्ञात हो गया कि भविष्य में उन्हें किस प्रकार के युद्ध लड़ने पड़ेंगे। पंजाब के छोटे छोटे राज्यों की सेनाएं भी इतने उत्साह से लड़ी कि सिकंदर की सेना को एहसास हो गया कि नंदों से टक्कर होने पर उनका क्या हाल होगा। सिकंदर सारे भारत पर विजय पाना चाहता था, लेकिन उसे अपने सैनिकों की मर्जी के कारण व्यास नदी से ही वापस लौटना पड़ा। सिकंदर एक क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति। हमारी इतिहास की किताबों में सिकंदर को एक महान योद्धा बताया जाता है, पर इसमें कोई शक नहीं कि सिकंदर एक महान योद्धा था। और यह भी हमने पढ़ा कि उसने पोरस को युद्ध में हरा दिया था और सिकंदर पोरस की वीरता से प्रसन्न होकर उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया था। पर इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने कभी भी उदारता नहीं दिखाई। वह एक अत्यंत अत्याचारी और शराबी व्यक्ति था। उसने अपने अनेक सहयोगियों को उनकी छोटी सी भूल के लिए तड़पा तड़पा कर मार डाला था। एक बार किसी छोटी सी बात को लेकर उसने अपने सबसे करीबी मित्र क्लीटोस को मार डाला। अपने पिता के मित्र परमीनियन को भी मरवा दिया। उसने अपने गुरु अरस्तु के भतीजे कलास्थनीज को भी मरवाने में संकोच नहीं किया। इतिहासकार लिखते हैं कि जब बैक्ट्रिया के राजा बसूस को बंदी बनाकर लाया गया, तब सिकंदर ने उनको कोड़े लगवाए और नाक कान कटवाकर उनकी बाद में हत्या करवा दी गई। इतिहास की इन बातों को पढ़कर विद्वान विचार करते हैं कि अगर सिकंदर पोरस से जीता होता तो क्या सिकंदर राजा पोरस को उसका राज्य वापस लौटाता। सच बात तो यह है कि सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को उसके चापलूस लेखकों ने उसकी जीत में बदलकर एक कहानी गढ़ दी और सिकंदर को महान करार दे दिया। सिकंदर की मृत्यु। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा। जब वह बेबीलोन पहुंचा तो 323 ईसा पूर्व 33 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत का कारण मलेरिया बताया जाता है। सिकंदर की सच्चाई जानने के बाद पता चलता है कि वह कोई विश्व विजेता नहीं था। हाँ, बेशक वो एक महान योद्धा था। उसने पृथ्वी के मात्र 5% हिस्से को जीता था। फिर कैसे हम उनको विश्व विजेता कहें। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि सिकंदर एक कुशल योद्धा था और इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
पर ऐसी भी कोई वजह नहीं कि उसे विश्व विजेता कहा जाए।